स्वागत दोस्तों हमारे चैनल में। आज हम लोग इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ और एजुकेशनल सिस्टम के बारे में देखेंगे कि उस टाइम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में किस तरीका से ये सब दौर था, ये सब चलता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देरी ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो कल मैंने पॉलिटिकल सिस्टम बताया था कि कौन कौन राजा का टाइम लाइन बताया था, टाइम पीरियड बताया था, कौन राजा गुजरा है। तो आज हम लोग इकोनॉमिक लाइफ और भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के और भी तथ्य को जानेंगे। इजिप्शियन इकोनॉमिक सिस्टम भी आपको जाकर जिस तरीके से जितना भी पहले का जितना भी सभ्यता गुजरा, जितना भी रिवर वैली सिविलाइजेशन गुजरा, सब रिवर वैली सिविलाइजेशन का लिंक, जो भी मेन इकोनॉमी जो सिस्टम था, इकोनॉमी का जो बेस था वो एग्रीकल्चर था। आज भी बहुत सारा डेवलपिंग कंट्री ले लीजिएगा, उसका आज भी 60-70% जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो किस पर बेस है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है। तो उस दौर में जब कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं था, तो उस टाइम बिना कुछ सोचे समझे हर किसी को यही पता रहता था और ये कोई समझने वाला बात भी नहीं कि एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमी सिस्टम होता था। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में यानी मिस्र की सभ्यता में भी उस टाइम का जो मेन इकोनॉमी सिस्टम था वो एग्रेरियन नेचर का था। मतलब एग्रेरियन एग्रीकल्चर जो था वो मेन इकोनॉमी सिस्टम, जो बैकबोन था इकोनॉमी का। क्या क्या क्रॉप्स उन लोग उगाते थे? व्हीट, बार्ली, मिलेट्स, वेजिटेबल्स उगाते थे, फ्रूट, कॉटन, ये सब उगाते थे। इसके अलावा भी बहुत कुछ उगाते हैं, लेकिन ये मेन जो क्रॉप्स है जो उन लोग कल्टीवेट करते थे। और ट्रेड आपको पता ही है, मैंने बताया था कि रिवर नाइल ट्रेड को फैसिलिटी, अच्छा खासा फैसिलिटी प्रोवाइड करता। फिर मेडिटेरियन सी भी बगल में था, तो ये दो बगल में रहने से रिवर सिस्टम वेल कनेक्टेड था, जिससे क्या था, बिजनेस आसानी से वो ट्रेड होता था। तो बिजनेस फ्लरिश होने लगा इजिप्ट में। तो किससे ट्रेड होता था? इजिप्शियन सिविलाइजेशन का ट्रेड फ्लरिश आपका जाकर सबसे ज्यादा ट्रेड फ्लरिश हुआ इजिप्शियन सिविलाइजेशन का फिनोसिया में, पैलेस्टाइन में, सीरिया में और आइलैंड ऑफ क्रीट में। ये सब जगह में ट्रेड सबसे ज्यादा रिच हुआ इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दौर में। जैसे कि गोल्ड, व्हीट, लिनन फैब्रिक है, ये सब को ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे। मतलब दूसरे जो भी कंट्री से इन लोगों का लिंक था या उस टाइम में उन लोग को ये लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे गोल्ड, व्हीट और लिनन फैब्रिक। ठीक है। उसके बाद सिल्वर और आइवरी यानी कि हाथी दांत, लंबर यानी लकड़ी, ये सब लोग इंपोर्ट किया करते थे। गुड्स को लाना, गुड्स को पहुंचाना, मतलब अगर मान ली कोई बाहर से इंपोर्ट करिए या एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के लिए गुड्स को लाने जाने के लिए या अपना कंट्री में यानी कि जो इजिप्ट में, अपर इजिप्ट में या लोअर इजिप्ट में, अगर आपको अपना राज्य में, किंगडम में कहीं पर भी आपको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना, मतलब गुड्स को पहुंचाना है, उसके लिए रिवर नाइल ही रास्ता था। तो रिवर नाइल के थ्रू गुड्स को लाना, गुड्स को ले जाना होता था। और जो भी लोग बिजनेस करते थे उस टाइम में पैसा का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, तो पैसा के बदले में क्या सिस्टम इस्तेमाल करते थे? बार्टर सिस्टम। फिर बार्टर सिस्टम इस्तेमाल होता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मैंने बार्टर सिस्टम क्या है उसको बताया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखा तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देख सकते हैं। आपको ये बार्टर सिस्टम चलता था, एक सामान दो उसका बदले दूसरा सामान दो, मतलब सामान का बदले सामान। ठीक है। कोई पैसा का एक्सचेंज नहीं था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी आया और ज्यादा पेचीदगी आया बिजनेस में, बार्टर सिस्टम का जगह क्या आया? गोल्ड और सिल्वर को वेट कर सामान लिया या खरीदा या बेचा जाता था, गोल्ड और सिल्वर के वजन करके। तो पहले समझ लीजिए एक तरह का करेंसी सिस्टम था। हर चीज का दाम फिक्स कर दिया था कि कोई भी चीज कितना सिल्वर में और कितना किलो या कितना ग्राम सिल्वर या आपका जाकर गोल्ड में मिले। कोई ज्यादा महंगा चीज है उसे गोल्ड में मिलता था, कोई सस्ता चीज है तो सिल्वर में मिलता। कुछ ऐसे ही सिस्टम बाद में डेवलप हुआ जो आज का मॉडर्न डे करेंसी सिस्टम है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, क्योंकि रिवर नाइल और मेडिटेरियन सी होने के कारण। और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री भी इजिप्ट में आपका जाकर डेवलप हुआ, इस तरीके से ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री। ब्रिक मेकिंग जो फेमस इंडस्ट्री है इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। अब अगर एक 10 कमांडमेंट मूवी है, अगर आप देखे होंगे तो उस फिल्म में, मूवी में दिखाया है कि किस तरीके से यही ब्रिक मेकिंग का फैक्ट्री दिखाया कि ब्रिक को कैसे करके बनाया जाता है, उसका पूरा दिखाया कि उस दौर में जो यहूदी गुलाम होते थे, आपको जाकर इजिप्शियन लोग जिसे गुलाम बना कर रखते थे यहूदी को, उन लोग को दिखाया गया कि किस तरीके से ब्रिक फील्ड में, ब्रिक फैक्ट्री में काम कराया जाता था। तो ब्रिक मेकिंग जो था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री माना जाता है आपको जाकर, क्योंकि उसी से इतना बड़ा ब्रिक से ही आपको इतना बड़ा बड़ा पिरामिड या फिर इतना बड़ा महल और फिनिश जो भी है ये सब ब्रिक से ही बना था। मैसनरी भी एक फेमस काम था आपका जाकर, जिसको बोला जाता है मिस्त्री, जो बिल्डिंग बनाता है। फिर मेटल वर्किंग, जिससे हथियार बनता है, घोड़ा सवार बनता है, बहुत कुछ मेटल से बनता है। मेटल वर्किंग भी बहुत, मेटल वर्क जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री माना जाता था। फिर वुड कार्विंग, वुड को, लकड़ी को अलग अलग डिजाइन देके आपको फर्नीचर बनाना या वुड को डिजाइन देकर उसको एंटीक सामान बनाना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बिजनेस इंडस्ट्री था। शिप बिल्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री था, क्योंकि इन लोग जो भी इजिप्शियन लोग थे वो लोग क्या करते थे, उन लोग का ट्रेड शिप से होता था। शिप मजबूत होना और शिप
का लंबा दूरी तय करने के काबिल हो उसके लिए अच्छा शिप भी बनाते थे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी था। फिर पॉटरी, कोई भी सामान को रखने के लिए पॉट होना जरूरी है, तो पॉटरी भी इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट था। फिर क्लोथ वीविंग, कपड़ा जो पहनने वाला, कपड़ा को बनाने का भी एक अच्छा इंडस्ट्री था कि उस टाइम का जो लिनिन का जो क्लोथ होता था उस टाइम की आपका जाकर इतना अच्छा जो वीवर थे, इतना अच्छा कपड़ा बनाते थे, वीविंग करते थे। लिनिन का कपड़ा देखकर आपको लगे यानी कि वो लिनिन का कपड़ा है। अगर आप अपना नॉर्मल आंख से देखते, अगर दूर से देखते या आप सामने से भी देखते, तभी भी आपको वो लिनिन का कपड़ा सिल्क का कपड़ा मालूम पड़ेगा। जब तक कि अगर आपको अच्छा सिल्क का नॉलेज नहीं है, अगर आप नॉर्मल इंसान है तो आप चकमा खा जाइए कि वो सिल्क का कपड़ा, जबकि वो लिनिन का कपड़ा होता था। लेकिन उस दौर में इतना अच्छा वीवर होते थे कि वो लिनिन का कपड़ा को ऐसा बनाते थे, तैयार करते थे कि लगता था कि वो सिल्क का कपड़ा है। सोशल लाइफ कैसा था वो देखते कि क्या है, कितना हायरार्की था। हर दौर में आपका जाकर हायरार्की है, सिविलाइजेशन में हायरार्की था, तो इसमें भी 3 हायरार्की था। ठीक है, 3 क्लास था आपका जाकर। सोसाइटी 3 क्लास में बटा हुआ था। पहला क्लास में फैरो आते थे, उसके बाद फैरो का रॉयल फैमिली मतलब राजा का फैमिली, फिर नोबल्स राजा को जो आपका करीबी सलाहकार हो, मंत्री तंत्री, ये लोग आते थे। फिर प्रीस्ट, फ्री लैंड होल्डर जिसका अपना जमीन होता था, जो किसी के गुलाम नहीं होते थे, इन लोग यानी कि जमींदार समझ लीजिए। तो इन लोग जो थे सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर क्लास में यानी कि सबसे फर्स्ट क्लास में यही लोग बिलोंग करते थे। कौन कौन? फैरो, रॉयल फैमिली, नोबल्स, प्रीस्ट और फ्री लैंड होल्डर जिसका अपना जमीन होता था, वो किसी का गुलाम नहीं होते थे। इन लोग सोशल हायरार्की में सबसे ऊपर में आते थे। ये सोशल हायरार्की में भी आपका जाकर हायरार्की बना हुआ था। सोशल हायरार्की में जो फर्स्ट क्लास था इसमें भी हायरार्की था। सबसे ऊपर आपका जाकर फैरो होता था, उसके बाद रॉयल फैमिली, उसके बाद नोबेल, उसके बाद प्रीस्ट, उसके बाद फ्री लैंड होल्डर। अपर क्लास में भी आपका जो फर्स्ट क्लास था, जो सोशल हायरार्की में जो सबसे ऊंचा क्लास था, उसमें भी सबसे ऊपर कौन था? फैरो और रॉयल फैमिली। उसके बाद फैरो को माना जाता था कि वो जो गॉड है एमोन रे उसका बेटा है। मानो फैरो यानी कि उस दौर में जो फैरो को गॉड का बेटा माना जाता था, और गॉड का बेटा है तो उसे ही पूरा तरीका से जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे अपना किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन हो या रिलीजियस लाइफ हो, सबको वो कंट्रोल और मैनेज कौन करता था? आपका जाकर राजा ही करता था। और राजा को असिस्ट करने के लिए आपका जाकर प्रीस्ट हुआ करता था। तो प्रीस्ट लोग, और जितना भी फेस्टिवल होता था सबका उद्घाटन, हर फेस्टिवल को कराना, जितना भी सेरेमनी होगा सब राजा ही करता था। और राजा को असिस्ट कौन करता था? प्रीस्ट लोग। तो इस वजह से राजा का बाद अगर सबसे किसी का औहदा था जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा लोग अच्छा निगाह से देखते थे, जिसका सोसाइटी में अच्छा दबदबा था, वो थे प्रीस्ट लोग। प्रीस्ट लोग का बड़ा बड़ा महल होता था, अच्छा अपार्टमेंट होता, टेम्पल कॉम्प्लेक्स में उन लोग को लिए अलग अपार्टमेंट बना दिया जाता था। उन लोग आराम से रहते थे और उन्हें कोई भी फोर्स लेबर नहीं बना सकता था, ना उन्हें मिलिट्री सर्विस करनी पड़ता था, ना उन्हें टैक्स देनी पड़ता था। अगर आप प्रीस्ट बन जाते आपको बड़ा सा टेम्पल मिलेगा, टेम्पल में आपको अलग से रहने का जगह मिलेगा, आपको ना कोई गुलाम नहीं बना सकता, मतलब फोर्स लेबर में आपको ढकेल नहीं सकता, मिलिट्री सर्विस आप नहीं कर, और टैक्स भी भरना नहीं पड़ता था प्रीस्ट लोग को। हायरार्किकल सिस्टम में जो सेकंड क्लास था, जो हायरार्की में सेकंड क्लास में कौन पड़ता था? आपका जाकर फार्मर्स, आर्टिसन, मर्चेंट, ये लोग हायरार्की में सेकंड क्लास में इन लोग फॉल करते थे। और जो लास्ट जो एकदम सोशल हायरार्की जो सबसे नीचे थे, उन लोग थे सर्फ और स्लेव। सर्फ वो लोग थे जिनका किसी का जमीन में काम किया करते थे, मतलब जिनका अपना जमीन नहीं होता था। सर्फ लोग का थोड़ा सा ज्यादा राइट था स्लेव से, और स्लेव तो पता ही है गुलाम। और अपर क्लास और जो लोएस्ट क्लास, इसका बीच का गैप बहुत ज्यादा था। आज जब इतना गैप है, जब इतना सब कुछ निकल चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया गया है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर भी आपका जाकर आज अमीर गरीब का गैप बहुत ज्यादा दिखने को मिलता। तो उस दौर में जब ऐसा कोई कानून नहीं था, कोई ऐसा सोशल सिस्टम नहीं था, कोई एनजीओ नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो आप सब समझ ही सकते कि उस टाइम क्या हाल रहा होगा। अब आते एजुकेशन सिस्टम कैसा था। देखिए, एंशिएंट इजिप्शियन लोग माना जाता है कि ये लोग भी सबसे पहले लोगों में से थे जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया, मतलब राइटिंग, हर चीज को लिखना शुरू कर दिया, मतलब हर एक चीज का अपना सिंबल देना शुरू कर दिया, राइटिंग सिस्टम शुरू किया। तो जो पहला राइटिंग सिस्टम इजिप्शियन लोग जो राइटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते थे उनको बुलाता था हियरोग्राफिक्स। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं ये हियरोग्राफिक्स। आज का अगर आप हिंदी पढ़ते काका काका या इंग्लिश पढ़ते ABCD खतरे नहीं लग रहा है ये तो कोई चित्र है। तो ये जो हियरोग्राफिक्स था, ये अलग अलग चीज को, अलग अलग बात को, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये एक तरह का पिक्टोग्राफिक राइटिंग था कि इसमें आपको पिक्चर डिनोट करता था। हर एक बात के लिए, हर एक साउंड के लिए एक सिंबल था, हर एक कंसेप्ट के लिए एक सिंबल था। और ये हर और नॉर्मल आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका जाकर राइटिंग का इस्तेमाल, क्योंकि उस टाइम में पेपर, आज का तरह पेपर या टैब नहीं है जो आराम से बैठकर लिख लिए ऑनलाइन फॉर्म में या पेपर फॉर्मेट पे। उस टाइम में लिखने के लिए कला होना चाहिए था। मैंने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बताया था, उसने बताया था कितना मेहनत लगता था लिखने के लिए। तो इसी तरीके से जो ये जो हेलियोग्राफी और राइटिंग स्किल थे, इसको भी लिखने के लिए बहुत टाइम लगता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को रिकॉर्ड करने के लिए ही ये लिखा जाता था। यानी कि मान लीजिए कोई ऑफिशियल वर्क है, कोई एकदम सरकारी काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कोई इंपॉर्टेंट आपको जाकर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, तब इसे लिखा जाता था। और जब राजा लोग का मॉन्यूमेंट्स बनता था या टूम बनता
बनता था, पिरामिड बनता था, वहाँ पर ये सब चीज को लिखाया जाता था। और इसके लिए भी पढ़ाई होता था। हेलियोग्राफिस को पढ़ने के लिए बहुत कम लोग ये पढ़ाई को एक्वायर करते थे और उन लोग इस्तेमाल करते थे पैपिरस। पैपिरस माना जाता है, पैपिरस आप एक तरह का पेड़ होता है, पेड़ मतलब कि ग्रास टाइप का होता है, घास टाइप का होता है। वो लोग पैपिरस का ही इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। और माना जाता है कि ये जो आज का जो मॉडर्न पेपर है, इसका प्रीकर्सर रहा ये पैपिरस, क्योंकि आज भी हम लोग घास से आपका जाकर ट्री से ही हम लोग पेपर बनाते, तो उस टाइम पैपिरस से बनाया जाता था आपका जाकर लिखने के लिए जो पेपर शीट होता था। उस टाइम तो पेपर नहीं होता था, उस टाइम जो शीट होता था जिसमें लिखा जाता था वो पैपिरस से ही बनाया जाता था। और ये पैपिरस का जो रीड होता था, ये पैपिरस कहाँ उगता था आपका जाकर रिवर नाइल के बैंक के पास, यानी कि रिवर नाइल के बगल में जो बैंक था, यानी कि जो जमीन था, वहां पर इसे उगाया जाता था। और जो एंशिएंट इजिप्शियन का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं था, सरकारी गवर्नमेंट ही स्कूल मैनेज करता था, गवर्नमेंट ही पूरा सुपरवाइज करता था एजुकेशन सिस्टम को। और पढ़ाई क्या होता था, कॉमर्स और पॉलिटिक्स को, यही दो पढ़ाई, मेन पढ़ाई स्कूल में पढ़ाया जाता था बच्चों को, स्टूडेंट को। स्टूडेंट जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेते थे, मतलब ग्रेजुएट हो जाते स्कूल से, उन्हें एडवांस कोर्स के लिए यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ट्रेजरी के पास भेज दिया जाता था। ठीक है, जो ऑफिशियल होता था, स्टेट ऑफिशियल, उन लोगों के पास भेज दिया था ताकि उन लोगों को जाके ऑफिशियल काम करने का नॉलेज गेन होता था। और यहाँ से इन लोगों को काम करने का किस तरीका से फ्यूचर में प्रैक्टिकल नॉलेज होने के बाद उन लोग फिर फ्यूचर में उन लोग को कोई दिक्कत ना हो काम करने में, ताकि उन लोग आसानी हो। तो जिस तरीके से आज भी वही सिस्टम चलता है, आपको भी कोर्स के लिए उसके लिए इंटर्नशिप करना जरूरी होता है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। देखिए, फैमिली लाइफ को अगर देखा जाए तो फैमिली लाइफ बहुत छोटा होता था, न्यूक्लियर फैमिली होता था। ज्यादा इजिप्शियन फैमिली था वो कोई बड़ा फैमिली, बाप बेटा चाचा भतीजा, ये सब इतना बड़ा फैमिली नहीं, न्यूक्लियर फैमिली होता था। लेकिन कुछ कुछ केस में यहाँ दिखेगा कि फैमिली बड़ा भी होता है। और जिस तरीके से जितना भी एंशिएंट सिविलाइजेशन गुजरा है, उसी तरीका से एंशिएंट इजिप्शियन सोसाइटी भी पैट्रियार्कल नेचर का था, यानी कि जो घर का जो एल्डर मर्द होगा वही घर का हर बड़ा फैसला लेगा। मतलब घर का जो बड़ा मर्द होगा, मतलब एज में, वही घर का सब फैसला लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज जो फेमिनिज्म का दौर चला हुआ है, तो विमेन कंडीशन बयान करना और बताना बहुत जरूरी है। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में विमेन कंडीशन कैसा था, औरतों का स्टेटस क्या था। देखिए, अगर बाकी सब सिविलाइजेशन से देखा जाए तो इजिप्शियन जो औरतें थी, इन लोगों का ज्यादा अच्छा कंडीशन था बाकी सब सिविलाइजेशन से। उन लोग को मर्द के बराबर दर्जा मिलता था, वो इक्वल स्टेटस मिलता था। बहुत जगह तो सोसाइटी में औरतें जो होती थी, विमेन सोसाइटी को लीड करती थी और वुमेन का बात माना जाता। वुमेन लोग अपना प्रॉपर्टी रख सकती थी, उन लोगों को जो पेरेंट्स से मिलता था, उन लोग अपना प्रॉपर्टी अपना मर्जी से बेच भी सकती थी, किसी को भी या किसी को दे भी सकती थी। वुमेन लोग का पास ये अपना पास अथॉरिटी होता था कि कितना उसको डॉरी देना, मैं डॉरी दूल्हा नहीं डिसाइड करता, जो ब्राइड होती थी वही डिसाइड करती थी। ऊपर से लड़की लोग को अपना इजाजत है कि वो किसी को भी अपना जो हस्बैंड उसको डाइवोर्स भी दे सकती थी। वुमेन लोग को ये भी परमिशन था कि वो मतलब कि राजा का जगह भी ले सकती थी, यानी कि वो रानी भी बन सकती थी। बहुत सारा सिविलाइजेशन में और बहुत सारा कल्चर में ये देखा गया कि अगर मान लीजिए कि लड़का है तो छोटा है, माइनर है, तो उसका जो अगर मान ली माँ है तो वो एज ए रीजन काम करती थी, गार्जियन काम करती थी। तो लड़का को बैठा दी सकती, लेकिन उसके पीछे काम करती थी, लेकिन असल में लड़का ही राजा होता था हर चीज के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था, अगर मान लीजिए कोई मर्द नहीं है तो लड़की है और वो अगर हकदार है आपका जाकर उस तख्त के लिए, तो उसे वो तख्त मिलता था। उसका दो एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। क्वीन सोबेक नोफ्रू जो 12 डायनेस्टी का रानी गुजरी है, वो भी रानी गुजरी है, मतलब इस दौर में वो लीडर थी। और फिर क्वीन हैटशेपसुट, ठीक है, ये 18 डायनेस्टी का रानी गुजरी है। ये दो फेमस एंशिएंट इजिप्ट के रूलर गुजरी है। तो ये लोग रूलर थी, मतलब देश को चलाती थी आपका जाकर। और क्वीन हैटशेपसुट तो बहुत फेमस ही है, ये फीमेल फैरो गुजरी है इजिप्ट की, ठीक है। और इस दौर में औरतों का पावर बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब औरतों को बहुत एक्सेसिव पावर मिल गया था। ये जो थी जो तुतनखामेन या तुतमोसिस वन जो 18 डायनेस्टी का रहा था, उसका बड़ी बेटी थी। इसका रीन कुरैन को माना जाता है कि सबसे पीसफुल और आराम शांतिपूर्ण दौर गुजरा है। और ये भी एविडेंस मिलता है, इसने नूबिया नाम का एक जगह है, वहाँ पर एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन भी की थी ये। और इसका जो रीन है, इसका रेन में माना जाता है कि बहुत सारा बिल्डिंग प्रोग्राम भी इसने लॉन्च किया और इसने 2 रॉक का टेम्पल भी बनाया, मतलब पहाड़ को काट के, पत्थर को काट के टेम्पल बनाया, एक बेनी हसन में और एक डायर अल बहरी। ये 2 टेम्पल है जिसे रॉक का टेम्पल कहा जाता है, यही रानी ने बनाया था, क्वीन हैटशेपसुट। अब आते हैं डे टू डे लाइफ कैसा। देखिए, एंशिएंट इजिप्शियन लोग खाने में क्या खाते थे, वीट, योगर्ट जो दही होता है, हनी, डेट्स, मीट, ये सब खाते थे। दाल में चिक पी खाते थे, ब्रॉड बीन, लेंटिल्स, मसूर दाल जिसे कहते थे, ये सब खाते थे। वेजिटेबल्स में उन लोग स्प्रिंग ऑनियन, रेडिश, लेटस, ककुम्बर, ये सब खाते थे वेजिटेबल्स में। और फ्रूट में इन लोग मेलन, फीग और पोमीग्रेनेट, ये सब खाते थे, जैसे अनार कहा जाता है, डोमर कहा जाता है, ये सब खाते थे। और मेलन जिस तरह खरबूजा, ये सब उन लोग फल में खाते थे। मेल लोग हिल्स पहनते, एक तरह का रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ होता था जो फोल्डिंग पूरा तरीका से फोल्ड होता था, पूरा का बॉडी में लगेगा, रैप किया हुआ पूरा बॉडी को लगता था वो कपड़ा रैप
रैप कर दिया। ठीक है, अगर आप पिक्चर में आपको देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वुमेन लोग क्या करती, फाइटिंग फिटिंग टूनिक पहनती थी, तो ऐसा कपड़ा पहनती तो फिटिंग रहता था। और मर्द और औरत दोनों ही लोग को ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक, मतलब औरत मर्द दोनों, यानी कि जो फर्स्ट क्लास के जो मर्द और औरत तो वही लोग जेवर पहन सके, गरीब लोग तो पहन नहीं सके। तो इन लोग क्या करती थी, जेवर भी लोग, मर्द हो या औरत हो दोनों। आप अगर 10 कमांडमेंट मूवी या इजिप्शियन दौर के मूवी क्लियोपैट्रा या और भी हॉलीवुड मूवी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर बनाया, तो आप वो मूवी में उन लोग का रहन सहन और उन लोगों का पहनावा कपड़ा देख सकते हैं। तो और इन्हें तो पिक्चर में भी आप देख ही सकते हैं। मेन लोग क्या पहनते थे, आर्मलेट्स पहनते थे, ब्रेसलेट पहना करते थे, बीड्स पहनते थे। फिर उसके बाद वुमेन लोग बड़े बड़े इयररिंग पहनती थी, ब्रेसलेट पहनती थी, नेकलेस पहनती थी, और उन लोग ताबीज भी पहनते थे। उन लोग मानते थे कि मैजिकल पिशाच प्रेत इन लोग से बचने के लिए उन लोग ताबीज भी पहना करते थे मर्द औरत, ताकि बैड लक उन लोग को टच ना करे। और उन लोग जो फुटवेयर पहने, यानी जो चप्पल पहनते, वो भी पैपिरस से बना हुआ होता था, वेजिटेबल फाइबर से या लेदर से बना हुआ होता था। वैसा बना हुआ चप्पल उन लोग पहनते थे। आज हम लोग पहनते हैं ना बहुत सारा चप्पल, लेदर का चप्पल पहनते हैं, प्लास्टिक का चप्पल पहनते हैं, बहुत सारा फोम का चप्पल निकल चुका वो पहनते हैं, अलग अलग वुडन चप्पल पहनते। तो उस दौर में पैपिरस, वेजिटेबल फाइबर और लेदर का बना हुआ से जो चप्पल होता था, ये जूता होता था आपका, वो लोग पहना करते थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बाल को उन लोग खास ध्यान देते थे। बाल का सजावट में, बाल का डिजाइन में उन लोग खास ध्यान देते थे। बाल को लोग अच्छे से धोते थे, तेल देते थे, उसमें सेंट भी लगाया करते थे। उन लोगों का बाल या तो कर्ली होता था या ब्रेडेड होता था। और उन लोग बाल में विग्स भी लगाते थे, यानी कि नकली बाल, और हेयर पीस भी लगाते थे। लेकिन ये वो लोग लगाते थे जो वेल्दी क्लास को बिलोंग करते थे। और जो बाल का जो कट होता और हेयर स्टाइल से पता चलता था उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका काम क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या, यानी कि आप बाल देख के बता दीजिएगा कि वो लड़का है, वो अमीर है कि गरीब है, वो राजा है कि रंग है। समझ में आया? उसका सोशल स्टेटस, उसका जेंडर, उसका काम, उसका एज सब पता चल जाता था बाल। उन लोग फेवरेट टाइम पास, उन लोग उस टाइम तो टीवी और इंटरनेट नहीं था, तो उन लोग खेल कूद करने के लिए क्या करते, रेसलिंग क्या करते थे, कैरियर रेसिंग कर, यानी कि घोड़ा गाड़ी का रेस करते थे, हंटिंग करते थे। इन लोग उनका पास टाइम थे। लेकिन ये सब भी कौन, जो अमीर लोग थे, गरीब लोग तो जिंदगी भर काम ही किया करते। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन लोग लूट, फ्लूट, टेम्बोरिन, हार्प, ये सब उन लोग बजाया करते थे। और साथ साथ डांस करना उन लोग को बहुत ज्यादा पसंद था। बोर्ड गेम भी हर उम्र के लोग खेला करते थे और उन्हें सब पसंद, बोर्ड गेम भी उन लोग को पसंद था। आज हम लोग ने डे टू डे लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, कंडीशन ऑफ वुमेन, फैमिली लाइफ कैसा था, ये सब चीज देख लिया। और नेक्स्ट डे हम लोग रिलीजियस लाइफ को देखेंगे और क्या आर्किटेक्चर था, ये सब चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।